वेलकम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 इंडियन इको। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है बेटा जीडीपी। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कर चुके हैं, तो हम समवट वही डेफिनेशन दोबारा यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। सो इट स्टैंड्स फॉर द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज कॉल्ड अ जीडीपी. When we add net factor income from abroad, which is factor income from abroad minus factor income to abroad, इसको NFP भी कहते हैं अगर हम ऑनर्स लेवल पे पढ़ाई करें. सो अगर हम GDP में NFIA को ऐड कर दें तो इट बिकम्स अ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वेल मेरे बच्चों, 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आपको ये बोला जाता है जो अर्न करने में, पैसा कमाने में हेल्प हो. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है डेफिनेशन में. इनडायरेक्टली तो बात वही है. वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एज दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू जीएनपी. अब हु इज़ अ वर्कर? वेल वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिविंग. माइंडेड वो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है और किसी भी कंपनी का पीएन भी हो सकता है. दे बोथ विल बी कंसिडर्ड एज वर्कर्स. Worker population ratio. Well, it is defined as the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. Suppose एक country की population है 100, 70 लोग उसमें से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं goods and services का, तो we will say that the worker population ratio of that country is 70%. So symbolically worker population ratio is equal to estimated number of workers upon total population into 100. वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग? तो देखो, वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जेंडर की बात भी करेंगे. हम ये देखेंगे कि मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का क्या स्टेटस है. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पाया गया दैट वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर दे आर नॉट वर्किंग दैट मच एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स. आई मीन मेल वर्कर्स ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं प्रपोर्शनेटली भी. So for every 100 urban families, only about यहाँ पर families की जगह I should be writing females. So for every 100 urban females, only about 15 are engaged in some economic activities. It is common to find that where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up jobs. कि फिर वो लगता है मेल मेंबर्स को कि यार हम कमा तो रहे हैं पैसे, तो फीमेल को बाहर जाने की क्या ज़रूरत. अब अर्बन एरियाज़ में तो आपको पता है कि रूरल के कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे कमाते हैं मेल्स. सो अर्निंग्स ऑफ अर्बन मेल वर्कर्स आर जनरली हायर देन रूरल मेल्स एंड सो द अर्बन फैमिलीज डू नॉट वांट females rather to work. Many household activities in which urban women are engaged are not recognized as productive work, while women working on farms in the rural areas are considered as a part of the workforce if they are being paid wages in cash or in the form of food grains. अब ऐसा भी नहीं कि शहर में जो फीमेल्स हैं वो कुछ नहीं कर रही. ऑब्वियसली चाइल्ड रेस करना भी कोई आसान काम थोड़ी ना है, लेकिन उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते हम. वाई? बिकॉज उसके बदले में फीमेल्स को कोई कैश या इन काइंड रेम्यूनरेशन नहीं मिलती. अब रूरल एरियाज़ में क्या होता है, आसपास के खेत में काम कर लिया औरतों ने, तो उनको बदले में कुछ फूड ग्रेन्स या कुछ कैश मिल जाता है, तो दे विल देन बी कंसीडर्ड एज वर्कर. Different categories of workers. Well, self-employed workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed. For example, cement shop owner, अपनी दुकान खोली हुई है अगले ने, तो वो उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. कैजुअल वेज लेबरर्स. वेल दे आर कैजुअली एंगेज इन अदर्स फार्म्स एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन. तो कैजुअली जब काम करते हैं किसी और के ऊपर, आई मीन दिहाड़ी पर भी कह सकते हैं. Regular salaried employees. When a worker is engaged by someone or an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees. अब एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ज़्यादातर केसेस में रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयज़ वही हो सकते हैं जिनके पास कोई ऐसा स्किल हो जिसकी रिक्वायरमेंट लगातार कॉन्टीन्यूसली एम्प्लॉयर को हो. तो इन दैट सेंस रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयज़ को हम ये मान सकते हैं कि यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर स्किल इन ऑर्डर टू बी अ रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉय इन मोस्ट ऑफ द केसेस. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग ये हो गया प्राइमरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ये आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज और ये आ जाते हैं सर्विस सेक्टर में. तो आपके वर्कर्स इनमें से कहीं पे भी, प्राइमरी में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी में भी हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हैं.
इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स माने जाते हैं वो है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे वो डेवलप कर रहा है इकोनॉमी। जीडीपी बढ़ रहा है देन ऑल्सो वो इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, ऐसा हम मानेंगे। जॉबलेस ग्रोथ, वेल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है बेटा, जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ रही, इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अगर आप तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप हमारे यूट्यूब वीडियो में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सेमेस्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 खोलेंगे, वहाँ पर एक टॉपिक दिखेगा ओकुन्स लॉ, तो वो आपको हेल्प करेगा ये समझाने में कि क्यों ऐसा हो सकता है कि गुड एंड सर्विस यानी आउटपुट तो बढ़ रहा है बट उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। ओकुन्स लॉ, ठीक है, बट नॉट फॉर योर सिलेबस। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, कई बार क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको कुछ दिखाया कि 3 टाइप के लोग हैं वर्कर्स है, रादर सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम सो सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। अगर रेगुलर सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड ये कम हो जाएं और कैजुअल वेज लेबरर्स बढ़ जाएं या ये लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हो तो इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। Formal or organized sector, well, all the public sector establishment and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishment, and those who work in such establishments are called formal sector workers. बेटा फॉर्मल सेक्टर के फ़ायदे बड़े होते हैं, तभी तो आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को बोलते थे सरकारी जॉब कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, बड़े फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे क्या है, सैलरी अच्छी मिलती है, पर्क्स बहुत मिलते हैं, और जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ओल्ड एज बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में होने का ये फ़ायदा है। और फॉर्मल सेक्टर में आप कब होंगे, जब या तो किसी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट यानी गवर्नमेंट वाली जॉब कर रहे हो, या ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो जो बड़े स्केल पर हो, जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों। इनफॉर्मल सेक्टर ऑब्वियसली जो उनमें काम ना करता हो। सो ऑल अदर एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स वर्किंग इन अदर देन द फॉलोइंग फॉर्म द इनफॉर्मल सेक्टर्स, लाइक जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में काम ना करते हो या उन प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में काम ना करते हो जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, तो वो सब इनफॉर्मल में आ जाएंगे। वाई इंडिया हैज़ स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इनफॉर्मल सेक्टर, भैया बहुत बुरा हाल है यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर, आपने पीछे पढ़ा था कि हमारा वर्कफोर्स 473 मिलियन के आसपास है, उसका सिर्फ 6% ही फॉर्मल सेक्टर में है, 94% इनफॉर्मल में है। तो ये इतना बड़ा शेयर है कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। So why India has started paying attention to informal sector? Employment in the formal sector is not growing. Workers and enterprises in the informal sector do not get regular income. They do not have any protection or regulation from the government. Workers are dismissed without any compensation. Technology used in the informal sector enterprises is outdated. Informal sector do not maintain any proper accounts. आइए एक करके समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर बढ़ नहीं रही, मैं बताया 6% खाली। जो वर्कर्स और एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल में हैं उनकी रेगुलर इनकम ही नहीं है बेचारे की, उनके पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन, पीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट कुछ नहीं। वर्कर्स को कैसे भी डिसमिस कर सकते हो, अब आपका कोई ड्राइवर है आप उसको वैसे डिसमिस कर सकते हो बिना कोई कंपनसेशन दिए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई। टेक्नोलॉजी भी इनफॉर्मल में ऐसी आउटडेटेड यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, या जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, इट मे नॉट बी गुड फॉर देयर हेल्थ। इनफॉर्मल सेक्टर वाले अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करते ज़्यादातर। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा है, देखिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लॉ बनाया हुआ है कि मिनिमम इससे कम नहीं दोगे आप किसी को वेज दिन का, लेकिन अगर आप अकाउंट ही मेंटेन नहीं करोगे तो हमें नहीं पता ना आप कितना दे रहे हो, और कई बार चांसेस ये है कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो वर्कर को और उससे भी कम पैसे दे रहे हो जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बना रखा है। सो इसलिए अब गवर्नमेंट ने या इंडिया ने एक अटेंशन देना शुरू करा है इनफॉर्मल के लिए भी, कुछ रूल्स ला रहे हैं या उनको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हालात को। Unemployment, well, it refers to a situation in which people are willing and able to work at existing wage rate, but obviously they do not get work. Types of unemployment, पहला है disguise. It refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. Seasonal, unemployment that occurs at certain seasons of the year is seasonal unemployment. Open, it refers to a situation in which person are able and willing to work at the prevailing wage rate but fail to get work. Obviously इसकी डिटेलिंग आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं बच्चों, मैंने उसमें काफ़ी बड़े तरीके से काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब है जी कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि होता क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है,
अब कुछ बच्चे कहते हैं तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी गई, जीडीपी बढ़ भी गई, तो भी एम्प्लॉयमेंट तो उतनी बढ़ नहीं रही। तो आपके सवाल में जवाब है, उतनी नहीं बढ़ रही, कुछ तो बढ़ेगी। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप जितने मर्जी जॉब्स क्रिएट कर लो, पॉपुलेशन हमेशा ही उससे ज़्यादा बढ़ रही है। एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, कोई वोकलाइजेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल बच्चे को हम देते नहीं है नॉलेज, बेसिकली हम जॉब रेडी नहीं कर पाते उसको हमारी पढ़ाई के थ्रू। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत कम है, नहीं तो इंडस्ट्री में ये ताकत है कि काफ़ी लोगों को जॉब दे दे। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, आपको पता है इंडिया बेसिकली अगेरियन इकॉनमी है, इंडियन जो जनता है वो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करती है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर खुद ही बेचारा अंडर डेवलप्ड है। फिर आप जब आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत है या जितनी है उसको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, तो कुछ तो करोगे ना उसके लिए, कुछ प्लानिंग तो करोगे ना। तो इंडिया में कोई एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है ही नहीं उतनी है उस प्रकार की प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। रेमेडियल मेजर्स क्या हैं फिर अनएम्प्लॉयमेंट के? तो भैया एक तो आप ऑब्वियसली जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाओ, पॉपुलेशन को कम करो, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस को डेवलप करो, क्योंकि ये ना कम पैसे में शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाओ, वही पॉवर्टी एलिवेशन टाइप, एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म करो। सो काफ़ी जेनरिक चैप्टर है ये, आप आई होप काफ़ी रिवाइज हो गया हो इससे। बाकी डिटेलिंग के लिए प्लीज़ मेरा नोट्स एक बारी पढ़ लीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।